हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव यहाँ जो होता है ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारी स्टेट मीन्स यहाँ पे कंट्री से है। हमारे स्टेट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। द रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का हेड है, रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो किसी को प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो हम क्वालिफिकेशन देखें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज शुड बी नॉट लेस देन 35 ईयर्स, मतलब एज 35 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए, बट उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन गवर्नमेंट वो होल्ड नहीं कर रहा हो। और अगर किसी लोकसभा स्पीकर या स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट बनना है, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस पोस्ट में रहते रहते कंटेस्ट तो कर सकते हैं, बट एट द टाइम वो अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको जिस दिन वो प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफिस को लेंगे उस दिन उनको अपना ये जो पोस्ट है इसको वेकेट करना पड़ेगा, चाहे वो स्पीकर हो या फिर एमपी हो। करेक्ट, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, एज शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो, और अगर कोई स्पीकर है एमपी है तो उनको इलेक्ट होने का, ऑफिस होल्ड करने से पहले उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा प्रीवियस ऑफिस से। ओके, अब अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होने चाहिए मीन्स कोई भी जाकर के बोल दे कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 50 एम प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कौन होते हैं? एमपीज और एमएलएज ही हो सकते हैं। तो 50 एमपीज आपको बोले कि हाँ हम इनको चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने। सिमिलरली 50 सेकेंडर्स दोनों अलग अलग होने चाहिए, वो बोले कि ये प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्ट हो, ये हम चाहते हैं, और ये सब एक पेपर में साइन करके देते हैं। तो नंबर ऑफ प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कितने होने चाहिए? 50 ईच, 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। करेक्ट, और ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स एमपीज और एमएलएज होते हैं। देन फिर हम देखते हैं टर्म, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट का टर्म होता है? 5 ईयर्स के लिए। एंड प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। 5 साल खत्म होने के बाद वो वापस से री इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। करेक्ट, प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा दैट द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज रेजिग्नेशन। करेक्ट, अगर कोई प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो। रिजाइन के अलावा और कैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेट हो सकती है? इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट मीन्स रिमूवल, रिमूवल होता है, बट यहाँ पे इम्पीचमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि बाकी सारी पोस्ट से अलग प्रेसिडेंट का पोस्ट है, इसीलिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए रिमूवल का वर्ड यूज नहीं करके कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया है। और सिर्फ प्रेसिडेंट इम्पीच एक ही कंडीशन में हो सकता है, व्हेन ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अगेंस्ट कुछ कर दिया, तभी प्रेसिडेंट क्या होंगे? इम्पीच होंगे, रिमूव होंगे। उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी इतना इजी नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है। उनको पहले जो भी हाउस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके इम्पीचमेंट के लिए कहीं पे एक जगह रिजोल्यूशन आना चाहिए। रिजोल्यूशन में एक पेपर, रिटन पेपर होता है, वहाँ पे रिजोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं। वो कोई भी हाउस में आ सकता है, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। और जिस भी हाउस में वो आया है उस हाउस के टोटल मेंबर्स का 2/3 मेंबर को पास करना होगा उससे।
अगर सपोज लोकसभा में आया है तो लोकसभा के टोटल मेंबर्स जितने होंगे उसका 2/3 मेंबर्स ने उनको पास किया है। फिर ये जाएगा रिजोल्यूशन राज्यसभा में। राज्यसभा इस रिजोल्यूशन के चार्जेस को वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये चार्जेस सही है कि नहीं। फिर प्रेसिडेंट के पास राइट रहेगा कि वो अपने साइड से अपने को डिफेंड करे, और अगर प्रेसिडेंट अपने को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाता है और इन्वेस्टिगेशन में अदर हाउस ये सस्टेन कर लेता है चार्जेस कि हाँ जो प्रेसिडेंट पे चार्जेस लगे हैं वो सही है विद 2/3 मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं, इम्पीच हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगर सपोज लोकसभा में आया है तो लोकसभा के 2/3 मेंबर्स इनको पास करेंगे। फिर ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स उसको पास करेंगे। अगर पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं, और अगर पास नहीं करते तो इम्पीच नहीं होते हैं। Correct? फिर वेकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कब कब होता है? एक कंडीशन तो हमने देख लिया कि टर्म एक्सपायर हो जाए, दूसरा हमने देख लिया कि इम्पीच हो जाए। दो कंडीशन और हैं कि प्रेसिडेंट खुद से रिजाइन कर दें या उनका डेथ हो जाए। तो टर्म एक्सपायर होने से वैकेंसी नहीं जनरली होती, क्योंकि उससे पहले पहले हम इलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। बट डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट, इन केसेस में न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और इतने टाइम पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। क्लियर? देन प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के लिए क्या प्रोसीजर है? प्रेसिडेंट के इलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है उसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये वर्ड टर्म आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमने एमपीज और एमएलए लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में जो एमपीज हमने भेजे हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो एमएलए को हम इलेक्ट करते हैं, वो इनडायरेक्टली इन आर बिहाफ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए, ओनली इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड एमपीज और एमएलए नहीं होंगे। क्लियर? फिर हम देखते हैं ओथ। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट बनने के बाद किसकी शपथ लेते हैं, ओथ किसकी लेते हैं? वो ओथ लेते हैं टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट को हटाया भी कौन से बेसिस में जाता है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं तो। इसीलिए उनका ओथ भी किसमें होता है? कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट? और ये ओथ दिलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं हमारी कंट्री के, वो इनको ओथ दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप प्लीज इनको ध्यान रखिए। देन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल, ये सारे पावर्स हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब वो किन किन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को, members of finance commission, members of UPSC, then chief election commissioner and other members of election commissioner। इन सभी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज। तो यूटी में वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो वहाँ पे जो उनके बिहाफ में होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर कभी प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, ये हम देखेंगे, इमरजेंसी में आता है कि कोई स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है, तो वहाँ पे कौन रूल करते हैं? प्रेसिडेंट रूल करते हैं। ओके, देन ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में नॉर्मली अपॉइंटेड
जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट वो आते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में हम देखेंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा का समन और प्रयोग होता है वो कौन करता है, पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट करते हैं। नॉमिनेशन पावर जो रहता है, लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट करना, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करना, ये पावर होता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को और राज्यसभा में स्पेशल नॉलेज होता है जिस फील्ड में, सपोज आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, ऐसे 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, डिसअग्री कर रहे हो एक दूसरे से, तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिडेंट जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं। और जॉइंट सिटिंग जो है उनको एड्रेस कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, देन प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं दोनों हाउस को एक साथ। कब कब, 2 सिचुएशन में। एक फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन, हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होता है हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट सेशन होगा आफ्टर द जनरल इलेक्शन, उसको बोलते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल, आफ्टर जनरल इलेक्शन। वहां पे उसको फर्स्ट टाइम एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। और हर साल जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, एवरी ईयर एक फर्स्ट सेशन होगा, उस सेशन को भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। ओके, फिर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि कोई बिल उनके पास आया है उनके अप्रूवल के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल को पास कर दिया, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट के पास वो बिल को पास करना नहीं करने के राइट रहता है। उस बिल में प्रेसिडेंट में गिव हिज असेंट, अपना असेंट मतलब अग्री कर दें, या फिर उस बिल को होल्ड करके रख लें, विथ होल्ड करके रख लें, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को वापस से हाउस में भेज दें, पार्लियामेंट में भेज दें। ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट में वापस से भेजते हैं फॉर रिकंसिडरेशन और वो हाउसेस विथ और विदाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, विथ और विदाउट चेंजेस उस बिल को वापस पास कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ता है। सेकेंड टाइम वापस अगर रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं, उनको एसेंट देना ही पड़ता है। बट एक कंडीशन है, रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट एक बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं, वो है मनी बिल। और मनी बिल को क्यों नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि मनी बिल जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ही लिया जाता है प्रेसिडेंट से। विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन मनी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होता है। तो जब उन्होंने पहले ही अपना प्रायर रिकमेंडेशन दे दिया है, तो वो उसको वैसे कैसे एसेंट नहीं देंगे, उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए रिकंसिडरेशन के लिए एक्सेप्ट मनी बिल सारे बिल्स जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस टू लोकसभा विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, देन ऑर्डिनेंस, प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस। प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस मीन ऑर्डिनेंस लेकर के आना। ऑर्डिनेंस क्या होगा कि एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जहां पर प्रेसिडेंट को कोई बिल लाना पड़ जाए इमरजेंसी में, और वो इमरजेंसी कब आएगी, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन में नहीं है, when both the houses are not in session and immediate action is needed, तो प्रेसिडेंट लेकर के आते हैं ऑर्डिनेंस। और उस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब तक दोनों सेशन, जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ जाता। और पार्लियामेंट सेशन में आने के विद इन 6 वीक्स उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में, और वहां पे पास कराना होता है। और अगर विद इन 6 वीक्स ये पास नहीं होता, तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ओके, फिर उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। फिर कंटिजेंसी फंड, कभी भी अनफॉर्सीन सिचुएशंस आ जाती है जहां पर सपोज नेचुरल कैलामिटीज आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे सिचुएशंस में हमको इंस्टेंट रिलीफ फंड की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। इस फंड्स के डिस्पोजल के लिए, पैसे निकालने के लिए भी किसके अप्रूवल चाहिए हमको, प्रेसिडेंट का। तो ये होते हैं लेजिस्लेटिव पावर। हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश किया है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर आते हैं हम जुडिशियल पावर में। जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो जो भी है उनकी ग्रांट कर दें या रिड्यूस कर दें पनिशमेंट को। ओके, बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके,
प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर। वो अपने कोई पावर को यूज कर रहे हैं तो वो कोई भी कोर्ट में आंसर करने के लिए लायबल नहीं है। और जब तक प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पे है, ऑफिस में है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं चल सकती है। ये होते हैं जुडिशियल पावर्स। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी, तीन टाइप की इमरजेंसीज लगती हैं। एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी एंड एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप कैसे याद रखेंगे इनके आर्टिकल्स? तो 352, ये आर्टिकल याद रखिए। 352 नेशनल इमरजेंसी, इसमें 4 ऐड कर दो 356, ये हो गया स्टेट इमरजेंसी का। इसमें 4 ऐड कर दो 360, ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी के आर्टिकल्स। अब नेशनल इमरजेंसी, नाम से ही सजेस्ट है, नेशन में इमरजेंसी लग रही है, पूरी कंट्री में इमरजेंसी लग रही है, तो कुछ बहुत बड़ा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वॉर चल रहा होगा, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। और ये नेशनल इमरजेंसी कौन लगाएगा, कौन प्रोक्लेम करेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कोई सिचुएशन में, इन सारी सिचुएशंस में अगर बोल रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी लग रही है, तो विद इन 1 मंथ प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, विद इन 1 मंथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ही नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी। अगर आपको वापस से और एक्सटेंड करना है इस टाइम पीरियड को, तो फिर से पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी। ओके, ऑपरेट्स नॉट मोर देन 6 मंथ। और अगर उसको एक्सटेंड करना है तो अगेन पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। देन अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उससे? जो हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइड हो चुके हैं यूनियन और स्टेट में, करेक्ट? तो जो स्टेट का पावर है स्टेट लिस्ट में, वो यूनियन के पास आ जाएगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, है ना, इसमें वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में है जो, उनको भी सस्पेंड कर सकते हैं। 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को भी वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 हमारे राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, ये हमेशा रहते हैं। तो 20 में बोला जाता है नो पर्सन शेल बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वन। कोई, किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको उसकी ऑफेंस की सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसी ऑफेंस के लिए उनको 2 बार 3 बार 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 पनिशमेंट कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 20 बोलता है, तो ये वॉयलेट नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होता है। एंड आर्टिकल 21, दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी सस्पेंड नहीं होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ओके, देन लोकसभा का टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया जा सकता है 1 ईयर के लिए बाय पार्लियामेंट, क्योंकि नेशन में इमरजेंसी लगी है। अगर 5 साल टर्म पूरे हो रहे हैं और उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही है, तो हम 5 साल प्लस 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं लोकसभा के टेन्योर को। हमारे कंट्री में टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 एंड 1975। 1962 में चाइनीज एग्रेशन के कारण, 71 में पार्लियामेंट और पाकिस्तान और इंडिया का अटैक चल रहा था, पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था तो वॉर हो गया था। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये है नेशनल इमरजेंसी कैसे कैसे लगती है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन के कारण प्रेसिडेंट लगाते हैं। 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया तो 6 मंथ तक चलेगा, फिर 6 मंथ से और एक्सटेंड करना है तो फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी क्या कैसे लगती है? गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे और बोले कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से वर्क नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट की नहीं चल पा रही है, तो प्रेसिडेंट उसको देखेगा, अगर वो सिचुएशन से सेटिस्फाइड हुआ तो वो स्टेट में इमरजेंसी लगा देगा, प्रेसिडेंशियल रूल लगा देगा। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट सारे स्टेट के फंक्शन को अज्यूम कर लेंगे, रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंशियल रूल। अब ये तो बता ही दिया कि स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 होता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ठीक है, इनका ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 इयर्स का होता है, बट
प्रोक्लेम करने के बाद जैसे प्रेसिडेंशियल रूल लगा तो 2 मंथ्स तक रहेगा। अगर 2 मंथ्स के बाद और एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा, वही 6 मंथ वैलिडिटी और पार्लियामेंट का अप्रूवल फिर से अगर और बढ़ाना है तो। बट मैक्सिमम 1 ईयर के लिए रह सकता है ये प्रेसिडेंशियल रूल। अगर 1 ईयर से और एक्सटेंड करना है तो एक ही सिचुएशन है, 3 ईयर्स के लिए हो सकता है। बट उसके लिए भी कंडीशन ये है कि पूरे कंट्री में, नेशन में इमरजेंसी चल रही है, या फिर इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि हम इस स्टेट में इलेक्शन कराने में हमको डिफिकल्टी हो रही है। तो इन दो कंडीशन में बियॉन्ड 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा तो जैसे हमने इफेक्ट्स देखे थे ना नेशनल इमरजेंसी में कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, ये वैसे ही इनमें इफेक्ट होता है कि स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे एमएलए वगैरह जो इलेक्टेड होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो बजट होता है ना, स्टेट का बजट जैसे हमारे यूनियन बजट होता है, वैसे स्टेट का, हर स्टेट का एक बजट होता है। तो स्टेट का जो बजट होगा वो कहाँ से पास होगा, पार्लियामेंट से पास होगा। ये होती है स्टेट इमरजेंसी। देन लास्ट में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ये कब लगेगा, जब कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, है ना, कोई पैसे का वो चल रहा हो, हमको इंस्टेबिलिटी हो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब। ये अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। इसका अगर लगे कभी तो इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 मंथ्स का होता है, और अगर 2 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। इसका कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं है, अगर इसको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ओके, इफेक्ट क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरीज और अलाउंसेस कम हो जाएंगे। और जो स्टेट में, जैसे हमने देखा ना एनुअल बजट होता है स्टेट का, वैसे ही उनका जो मनी बिल होगा स्टेट का वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन पे होगा। तो ये तीनों इमरजेंसी ये इम्पोर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नाम मात्र के हेड है। ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था, अवर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट नॉट रूल द नेशन। ये नेशन को रिप्रेजेंट तो करते हैं बट रूल नहीं करते हैं नेशन पे, है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर आता है अब, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा सा आई नो फास्ट हो रहा है, बट आप अगर इसको वापस से सुनना चाहें तो रिप्ले करके सुनिएगा। तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है, जो कि आपको ऊपर बता चुकी हूँ मैं। बिल को अगर असेंट करना हो, उनमें असेंट देना हो, या उसको विथहोल्ड करना हो, या वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेजना हो, एक्सेप्ट मनी बिल, है ना। रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, वापस से अगर प्रेसिडेंट के पास आया फॉर असेंट तो उनको असेंट देना ही पड़ेगा, है ना। प्रेसिडेंट को एसेंट देने के लिए कोई भी बिल में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं है, टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। इसका मतलब वो उस बिल में अपना एसेंट कितने टाइम में दें या उसको रिफ्यूज कितने टाइम में करें, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ डिफाइन नहीं है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन में आफ्टर जनरल इलेक्शन, अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं आती है तो वो फ्री है, has the freedom, president has the freedom to decide who should be appointed as the prime minister। तो वो जो कोलेजन पार्टी होती है, या तो उनको, या फिर नंबर ऑफ वोट देके वो प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है कि वो किस पार्टी को बुलाएं और उनको बोले कि आप प्राइम मिनिस्टर बनवाइए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं लोकसभा में, है ना, तो प्रेसिडेंट और अपॉर्चुनिटीज देखता है कि कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना सकता है क्या, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या। तो ये सारे पावर्स हो गए, हमने प्रेसिडेंट का ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया, इलेक्टोरल कॉलेज, वोट, इम्पीचमेंट पावर, इमरजेंसी पावर, है ना, डिस्क्रिशनरी पावर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वापस से एक बार इसको वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। देन वाइस प्रेसिडेंट भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, तो छोटा सा है। वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट अगर इनका क्वालिफिकेशन देखें तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जैसे हमने देखा था ना प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इनके लिए क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, टर्म
टेन्योर कितना होता है 5 ईयर का, एंड कंटिन्यूज टू होल्ड अंटिल सक्सेसर एंटर्स द ऑफिस। ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। इनका रिमूवल राज्यसभा में रिजोल्यूशन आता है, सिर्फ राज्यसभा में ही रिजोल्यूशन आएगा। क्यों राज्यसभा में? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो इनको रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन आएगा, एंटर करेगा, वो भी राज्यसभा में ही सिर्फ आना चाहिए और मेजोरिटी से पास हो जाए। फिर अगर लोकसभा अग्री कर जाती, सिर्फ अग्री भी कर जाए, तो ये रिमूव हो सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो, नहीं है मीन्स उनकी ऑफिस वेकेट है तब, और परफॉर्म द ड्यूटी एज, और उस समय फिर वो अगर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो सीजेस टू परफॉर्म एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ एमपीज होते हैं, एमएलएज नहीं होते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा, इलेक्टेड एमपी एंड एमएलएज होते हैं, इनमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ एमपी होंगे। ओके, लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज होते हैं। इनका भी वोटिंग सिस्टम सेम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इन इनके इलेक्शन में 20 प्रपोजल्स इन 20 सेकेंडर्स चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट में 50 चाहिए होता था, 50 प्रपोजल्स 50 सेकेंडर्स, इनमें 20 पावर सिंपल, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे स्पीकर होते हैं ना, वैसे ही ये क्या होते हैं राज्यसभा में, वैसे ही काम करते हैं, उनको बोलते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। देन इनके ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, बट इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है राज्यसभा में किसी में भी बिल में। कब? फर्स्ट इंस्टेंट में। अगर कोई बिल आता है या कुछ आता है रेजोल्यूशन, उसमें इक्वल वोट्स पड़ जाते हैं, तब ये अपना डिसाइसिव वोट कास्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये वोट नहीं देते हैं। एंड वी डिस्चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट है। तो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो। प्लीज़, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।